पिछली कक्षा का होमवर्क था और आज शुरू हम यहीं से करेंगे, ठीक है ना। पिछली क्लास में ये आप सभी का होमवर्क था कि बिहार में होने वाली वर्षा के मुख्य कारणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताएंगे आप सभी। पहला दे रखा है कि बिहार में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। दूसरा है कि राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में मानसून की तुलना में चक्रवातीय वर्षा अधिक होती है। सी है हिमालय की निकटता उत्तरी बिहार में अधिक वर्षा का एक प्रमुख कारण है। या फिर डी दे रखा है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली नॉर्वेस्टर वर्षा मुख्य रूप से पूर्वी बिहार को प्रभावित करती है। यहां पर गलत पूछ रहा है, यानी कि 3 इसमें सही होगा, एक ही इसमें गलत होगा। चलिए बी के साथ सभी लोग जा रहे हैं और देखते हैं गलत पूछ रहा है। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं कि बिहार में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, तो बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा है कि कितना, लगभग 85%। कितना, तो लगभग 85% वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से। और चूंकि इसकी 2 शाखाएं होती हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि केरल तट पर 1 जून को, कब, 1 जून को मानसून पहुंचती है। फिर यहां से टकराकर ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक चली जाती है बे ऑफ बंगाल की ओर, दूसरी चली जाएगी अरब सागर की ओर। और बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं आगे बढ़ती है ये अपने साथ खूब सारा पानी भर के लेकर आगे की ओर चलती है, लेकिन हिमालय जो है कहती है कि हम तुम्हें आगे जाने नहीं देंगे। परिणामतः ये हिमालय से टकराकर यहां पर क्या करती है, खूब झमाझम बारिश करती है। ठीक है, तो लगभग 85%, 84-85% इसी दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है इससे क्या होती है, अपने बिहार में वर्षा होती है। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे कि राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में मानसून की तुलना में चक्रवातीय वर्षा अधिक होती है। ये क्या है, ये तो सरासर गलत है ना। अभी हमने पढ़ा कि मानसून से ज्यादा वर्षा होती है, कितनी, 85, तो फिर चक्रवातीय वर्षा इससे अधिक कैसे हो सकती है। अर्थात गलत कथन जो है ये आपका ऑप्शन बी है। सी कह रहा है कि हिमालय की निकटता उत्तरी बिहार में अधिक वर्षा का एक प्रमुख कारण है। बिल्कुल है। अभी हमने देखा कि बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं भर भर के पानी लेकर जाती है, यही हिमालय इसको मजबूर करता है कि उत्तर बिहार के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बारिश हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और अगला कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली नॉर्वेस्टर वर्षा मुख्य रूप से पूर्व बिहार को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही है। और इस समय काल में जो ये वर्षा होती है ये रबी फसलों के लिए बड़ा ही फायदेमंद हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा है गलत कथन, और गलत कथन की अगर हम यहां पर बात कर लें तो वो कौन सा होने वाला है, वो होने वाला है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर, बड़े आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण वाला है। कथन दे रखा है कि बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में लाल पीली मिट्टी की प्रधानता है, और कारण दे रखा है कि इस क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है जिनमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, आप सभी बताएंगे। इसके आधार पर आप सभी को सही उत्तर बताना है। चलिए, कोई ए कह रहा है, कोई सी, है ना। आओ देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या है। चलो सबसे पहला कथन पर ध्यान दो। कह रहा है कि बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में लाल पीली मृदा की प्रधानता है। अब बात कहां की हो रही है, बात हो रही है इस क्षेत्र की, है ना। ये हो गया अपना प्यारा बिहार। दक्षिण पश्चिमी भाग यानी कि यहां की बात हो रही है। और आप बताओ कि जो हमने मिट्टियों का वर्गीकरण किया था, जो उसके उपभाग देखे थे, टोटल कितने थे, तो टोटल थे आपके 10। कितने, तो टोटल 10। बिहार की मिट्टियों को नॉर्मली हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, और फिर पहले भाग को हमने 4 भाग में, दूसरे भाग को 4 भाग में, तीसरे भाग को 2 भाग में, टोटल हमने 10 पार्ट पढ़ा था। ठीक, 10 प्रकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ा था। और जो दक्षिण बिहार की मिट्टी आती, यहां पर हमने 2 मिट्टियों की बात की। एक ये वाला क्षेत्र जहां पर पाई जाती है लाल पीली, कौन सी मृदा, तो यहां पर पाई जाएगी आपकी लाल पीली मिट्टी। ठीक है,
लेकिन जिस क्षेत्र की ये बात कर रहा है ना, किसकी, दक्षिण पश्चिमी भाग की, तो यहां पर पाई जाती है लाल बलुई। कौन सी, लाल बलुई मृदा पाई जाती है, जबकि यहां पर लाल पीली मिट्टी की प्रधानता लिखा हुआ है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया गलत कथन। क्या हो गया, कथन हो गया हमारा गलत, कथन गलत दे रखा है। ठीक, अब कारण देखते हैं। कारण कह रहा है कि इस क्षेत्र में विंध्यक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें लौह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। ये कारण जो है ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। और उसी लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण यहां की मिट्टी का रंग जो है वो आपको लाल दिखाई दे जाता है। लेकिन है क्या, ये पठारी क्षेत्र है ना, तो यहां पर बालू बजरी की अधिकता ज्यादा होती है, जिस कारण से यहां पर जो मिट्टी विकसित हुई है उसे लाल बलुई, रेड सैंडी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर कथन क्या है, कथन गलत है, कारण सही है। यानी कि ए गलत, आर सही, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करें यहां पर बिहार के मिट्टी की, तो इसका वर्गीकरण हमने 3 पार्ट में किया हुआ है। एक हमने नाम दिया कौन सा, उत्तर बिहार की मिट्टी, उत्तर बिहार की मिट्टी। ठीक है, दूसरा हमने नाम दिया कौन सा, दक्षिण बिहार की मिट्टी। ठीक है, और तीसरा हमने नाम दिया दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी। ठीक है, तो बिहार के मिट्टियों को हमने इन 3 भागों में क्या किया, डिवाइड किया। अब इसको भी आगे चलकर हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो हो गया उसको हम बोलते हैं उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी, उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हमारा तराई मिट्टी भी आ जाता है। ठीक है, दूसरा अगर हम यहां पर प्रकार देखें तो वो कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा प्रकार जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहां पर बांगर मिट्टी। ठीक है, तराई है ना, देखो उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी, दूसरी हो जाएगी हमारी कौन सी, तराई मिट्टी। ठीक है, तीसरी जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी पहले बांगर और फिर हो जाएगी खादर। ठीक है, बांगर मिट्टी और फिर जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी खादर मिट्टी। याद है सभी को, ये 4 प्रकार हो गए। उसके बाद से दक्षिण बिहार की मिट्टी की बात करें तो पहला हमने देखा था कौन सा, कगारी मिट्टी। कौन सा, कगारी मिट्टी। फिर दूसरा जो है वो हो जाएगा हमारा टाल मिट्टी। ठीक है, तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी। और चौथा जो हो जाएगा उससे हम क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं बलथर मिट्टी। कौन सा, बलथर मिट्टी। ठीक है, दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी एक हमने पढ़ा था लाल बलुई मिट्टी। कौन सा, लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, और दूसरा जो प्रकार है उससे हमने नाम दिया था लाल पीली मिट्टी। ठीक है, तो यही तो 10 प्रकार की हमारी मिट्टी आती। आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है। और बढ़ते हैं आगे। अगला, बिहार में बांगर मिट्टी यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना। रंग दे रखा है कि गहरा भूरा है, प्रकृति दे रखा है कि क्षारीय प्रकार की है, क्षेत्र दे रखा है पूर्णिया सहरसा में पाया जाता है, और प्रमुख फसलें दे रखा है कि धान गेहूं जूट जो है ये इस क्षेत्र में उगाई जाती है। तो बताएंगे कि बांगर मिट्टी के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित इसमें नहीं है, बताइएगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? चलो सी के साथ सब जा रहे, आओ देखते हैं। इस मिट्टी की विशेषता हमने देखी थी कि इसका रंग गहरा भूरा प्रकार के, हल्का भूरा भी गहरा भूरा भी देखने को मिलता है बांगर मृदा। तो ये क्या हमारा बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति यहां पर क्षारीय है ना। क्षेत्र की बात करें, बांगर मृदा की बात करें, बांगर मृदा हमें बिहार में कहां देखने को मिलेगा,
तो बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा, ये बीचों बीच से अगर गंगा नदी हो गई तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है हमारी पुरानी जलोढ़ मृदा, है ना। और उसके बाद से ये वाली जो क्षेत्र है ये भी क्या है, ये भी है हमारी पुरानी जलोढ़ मृदा। अब इसमें देखो कि क्या इस क्षेत्र में पूर्णिया और सहरसा आता है क्या। पूर्णिया सहरसा जो है यहां पर हमें देखने को मिलेगा नवीन जलोढ़। कौन सा, तो यहां पर हमें नवीन जलोढ़ मृदा जो है इसका विस्तार देखने को मिलेगा, जबकि यहां पर दे रखा है पुरानी जलोढ़ के क्षेत्र में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा गलत। प्रमुख फसलों की बात करें तो यहां पर धान गेहूं, है ना, उसके साथ साथ यहां पर गन्ना उगाया जाता है। जूट तो यहां पर इस क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मृदा के क्षेत्र में उगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में नहीं उगाया जा सकता, यहां पर भी जूट की खेती हो सकती है, लेकिन बेहतर कंडीशन जो है वो हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। तो प्रमुख फसलें जो है लगभग यहां पर सही है। गलत पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये यहां पर सही उत्तर होगा, क्योंकि दिए गए सभी मैचिंग में से ऑप्शन सी वाली मैचिंग जो है वो क्या है, वो गलत है। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखो। बांगर मृदा आप सबको पता ही होगा कि बांगर मृदा जो है बनती कैसे है, कहां पर पाई जाएगी। तो वैसे क्षेत्र जहां पर पहले बाढ़ आते थे लेकिन अब नहीं आते, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, या इसी को हम बोलते हैं बांगर। और बांगर की बात कर ले तो इसका दो नाम है ना। ये वाला जो है उत्तर बिहार में, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बलसुंदरी मिट्टी। ठीक है, कौन सा, बलसुंदरी मिट्टी। और वहीं अगर बात कर ले दक्षिण बिहार में, तो दक्षिण बिहार में इसकी दो वैरायटी है ना, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं करेल केवाल मिट्टी। ठीक है, कौन सा, तो करेल केवाल मिट्टी। तो अगर ये नाम हो तो घबराना मत, ये मत सोचना कि कुछ अलग है, नहीं, सेम है। बांगर मृदा को ही यहां बलसुंदरी मिट्टी कह लिया जाता है, और इधर दक्षिण बिहार में करेल केवाल मृदा कह लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न। सूची 1 जिसमें जलवायु प्रदेश दे रखा है, उसको सूची 2 यानी कि संबंधित जिलों से सुमेलित करना है। सूची 1 में कोपेनहेगन के अनुसार दे रखा है जलवायु के वो प्रदेश के जो इंडिकेशन होता है वो कोड, और सूची 2 में जिले दे रखे हैं। पहला है CWG और बी है यहां पर AW। इधर दे रखा है सीतामढ़ी और मधुबनी, और इधर मुंगेर और भागलपुर। इसको क्या करना है, मैच करके सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलो, कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है। अगर हम बात करें बिहार की जलवायु, है ना, हम बात कर लें बिहार की जलवायु की, तो आप सभी को पता होगा कैसा है, यह है उपोष्ण कटिबंधीय, है ना। बिहार की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, या फिर उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यही तो है बिहार की जलवायु। अगर हम पूरे बिहार की यहां पर बात कर लें तो पूरे बिहार को क्या किया जाता है, तो दो भागों में यहां पर बांट दिया गया। जो उत्तर बिहार का जलवायु है इसको कहा गया CWG कैटेगरी का, और दक्षिण बिहार वाला ये हो गया आपका AW, है ना, AW यानी कि सवाना प्रकार की, है ना। और इसकी बात कर ले तो गंगा तुल्य जलवायु हो गई, यानी कि ठंडी में ज्यादा ठंडा रहेगा, गर्मी में ज्यादा गर्मी आपको देखने को मिलेगी, इसी को कहा जाता है CWG प्रकार का। ठीक है, तो यहां पर किसके अनुसार, कोपेनहेगन के अनुसार ये वाला पार्ट जो उत्तर बिहार का इसे CWG कहा गया, और सीतामढ़ी मधुबनी जो है इसी के अंतर्गत आता है। AW दक्षिण बिहार वाला, दक्षिण बिहार में मुंगेर और भागलपुर आता है, यानी कि ये तो क्या है, बिल्कुल सही है, मैचिंग मैचिंग है ना, मैचिंग मैचिंग है, यानी कि ऑप्शन ए हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जोड़ा जो है ये जोड़ा भगवान ही बनाकर भेजे हुए, है ना, होता है ना आजकल शादी विवाह का मौसम चल रहा है, खूब आनंद ले रहे होंगे सभी लोग, भोज भात खूब मिल रहा होगा। ठीक है, तो आजकल पहले तो वरमाला जयमाला अपने बिहार में वंगने में होता था, आजकल बाहर हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो वहीं पर कमेंट आता है कि वाह
भगवान ने जोड़ी बनाकर भेजा है या फिर नहीं भेजा है, पहला तो पूरा गांव वाले वहीं पर दे देते हैं अपना फीडबैक, ठीक है। तो वैसे ही ये भी जोड़ी जो है भगवान ने पहले से ही बनाकर भेजा था, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं रही थी, ठीक है। अच्छा, रात में भी खाए हो? हाँ, खूब खाओ, छोड़ना नहीं है। अच्छा राहुल राहुल सुधरोगे कब? है नृत्य कर करके हार गए कि अब मंगलसूत्र का ऐड आ रहा है? हैं? चलो, समलैंगिक विवाह जो है अब, है ना जेल नहीं जाओगे, कर सकते हो, टेंशन मत लो। भारत में भी क्या हो चुका है, तो है मान्य है ना, जेल अब नहीं होगी। चलो, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार की मिट्टी में किस तत्व की सामान्यतः कमी पाई जाती है? पोटास और चूना की, लोहा एल्यूमिनियम की, नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। बताएंगे कि बिहार की मृदा में किस तत्व की सामान्यतः कमी आप सभी को देखने को मिल जाती है। अगर खेती करते होगे तो बिना पढ़े इसका आंसर दे दोगे। क्या आंसर दोगे? कि खेत में हम जो जो चीजें डालते हैं, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अब धान का सीजन आएगा, तो हम क्या करते हैं, तो आप लोग, है ना, या मैं या कोई भी किसान क्या डालते हैं इसमें? यूरिया डालते हैं। यूरिया डालने से क्या होता है? खूब हरियाली हो जाती है। और यूरिया में क्या है? तो ये है नाइट्रोजन, ठीक है। तो धान की खेत में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जो बैक्टीरिया है, क्या नाम है उसका? फटाफट कमेंट करके बताओ। जो कहां रहता है? तो वो दलहन की फसल की जड़ों में रहता है, ठीक है। दलहन की फसल की जड़ों में रहता है, और हम तो उतना दलहन उगाते हैं नहीं, तो हमें यहां पर नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको अलग से देना पड़ता है, हमें यहां पर यूरिया देना पड़ता है। एक और चीज हम देते हैं, क्या चीज? डीएपी, है ना। नॉर्मली इसको क्या बोल लेते हैं, मेरे यहां तो इसको डाई कहते हैं ना, कि डाई ले ले आओ, डाई डाल दिया हो, है ना, डाई डाल दिया हो, ठीक है। तो इसकी सामान्यतः कमी है, जिस कारण से अब गेहूं जब हम बोते हैं तो देखते हो ना, गेहूं के साथ साथ उसमें यूरिया और डाई, है ना, थोड़ा सा यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़े स्तर पर पोटास डाला जाता है, क्योंकि बांगर क्षेत्र वाले में मैं हूं तो मेरे यहां तो कमी है, तो ये डालनी पड़ जाती है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें सबसे कमी, तो वो हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो बिहार की मिट्टी में सामान्यतः, और चूना की देखा जाए तो चूना की प्रधानता है ना, चूना की प्रधानता हमारी मिट्टियों में देखने को मिल जाती है। अच्छा, सबके यहां भी डाई है ना, चलिए बढ़िया है। हाँ, राइजोबियम, राइजोबियम नामक क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, जो कहां बैठा रहता है? दलहन की जड़ों में, ठीक है ना। और वो क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो हमें अलग से यहां पर नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए आप सभी ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि दो फसलों के बीच में एक दलहन फसल लगाने की सलाह दी जाती है, जिससे क्या होगा? जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाएगा, और वो उर्वरता देगा किसके लिए? तो जो बाकी हमारे अनाज वाले फसल है उसके लिए। लेकिन आजकल दलहन कोई लगाता ही कहां है, बहुत कम दलहन का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, अगला देखो। अगला कह रहे हैं खादर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक। पहला है कि यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है जो प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ द्वारा लाई जाती है। दूसरा है कि इसमें जल धारण की क्षमता बांगर मिट्टी से कम होती है। और तीसरा कह रहा है कि इसमें चीका की मात्रा अधिक होती है। और कह रहा है कि इसके आधार पर आप सभी को बताना है कि सही कौन सा है। हाँ, आज मंगलसूत्र का ऐड आ रहा है, तो करना क्या है? खरीद लो, ऑर्डर कर दो। शादी विवाह का मौसम चल रहा है, ठीक है ना। किसी को पहना के घर पे लेके चले जाना, पिताजी जो स्वागत करेंगे लाठी डंडे से, ऐसा स्वागत नॉर्मल शादी करने से कभी हो ना पाएगा, ठीक है ना। और एक चीज और, है ना, लिख रहे हो एड्स आ रहा है, एड्स बीमारी है, ऐड होता है, जो आता है ना वो ऐड होता है, ऐड। और लिख रहे हो एड्स आ रहा है, अगर एड्स आ गया ना तो फिर जाता नहीं है,
आदमी को लेके ही जाता है, तो उससे दूरी बनाए रखना। चलो यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन बी के साथ सब जा रहे हैं ना, बी क्या कह रहे हैं 1 और 3। आओ देखते हैं, अगर हम बात करें खादर मिट्टी की, तो यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है जो प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ द्वारा लाई जाती है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहे कि इसमें जल धारण की क्षमता बांगन मिट्टी से कम होती, नहीं, इसमें देखो इसमें चीका की मात्रा होती है, क्ले की मात्रा होती है, और जिसमें क्ले की मात्रा होगी उसमें क्या होगी, जल धारण क्षमता जो होगी वो क्या होगी, जल धारण क्षमता ज्यादा होगी। और ऐसे मिट्टियों में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब हल्का सा यहां पर गर्मी वर्मी होने लगता है, बारिश नहीं होती, तो आप देखते हो ना कि खेतों में दरार पड़ जाती है, क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। तो ये किसके कारण, तो इसमें कहीं ना कहीं योगदान इसमें चीका की होती है, अर्थात दूसरा गलत है, तीसरा यहां पर क्या है, सही है। और पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो 1 और 3, आप सबने भी ऑप्शन बी सही उत्तर दिया था, अर्थात आप सभी का उत्तर जो है क्या है, बिल्कुल सही है ना। मृदा के संदर्भ में याद रखिएगा कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे जलोढ़ मृदा। ठीक है, बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। 80 से 85% तो हमें जलोढ़ मृदा यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। बिहार में हाथी पांव, जिसे हथिया कहा जाता है, हथिया नक्षत्र की वर्षा का क्या महत्व है। यह गर्मियों में तापमान कम करती है, खरीफ यानी कि धान की फसल के पकने और रबी की बुआई के लिए आवश्यक है। सी कह रहा है कि यह केवल गन्ने की खेती के लिए हानिकारक है, और ये डी है ना। और डी कह रहा है कि इसका बिहार की कृषि से कोई संबंध नहीं है। हथिया शब्द आजकल तो सुनने में कम मिलता है, लेकिन दादाजी लोगों के टाइम पर बड़ा सुनने को मिलता था, है ना, कि हथिया आइल बिया। बारिश जब होता है ना, तो बरसात के बाद सब कहते हैं अभी तो हथिया बाकी बिया, हथिया जब बरसी तो खूब बारिश हुई। ठीक है, क्लियर है, ये बातें समझ में आ गई। तो चलो बी के साथ सब जा रहे हैं, और बी जो है ये आपका बिल्कुल सही है ना। नॉर्मली इसे हाथी पांव नहीं हथिया ही कहते हैं, तो हिंदी में भी हथिया ही रहे तो ज्यादा यहां पर सही होगा, हथिया नक्षत्र है। और ये खरीफ फसल, और मूल रूप से अब देखो ये वो टाइम होता है जब धान का फसल जो है उसमें दाने लग रहे होते हैं, है ना, अभी दुधिया जैसा रहता है, और ऐसे टाइम पीरियड पर चाहिए होता है पानी, और पानी मिल जाए तो दाना एकदम बढ़िया हो जाता है, और वही चावल एकदम सफेद सफेद क्या होता है, आपको दिखाई देगा जब उसमें से चावल निकालोगे। लेकिन कभी कभार, आजकल बहुत बार देखने को मिल रहा है हथिया जो है काम यहां पर कर नहीं रही है। हमने क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा कर दिया कि आता है तो बाद में आता है, या पहले ही आ जाता है, समय से आता नहीं है, और इस कारण से धान की फसल जो है वो यहां पर सही होती नहीं है। इसको नॉर्मली अपने गांव में क्या कहते हैं कि एकदम धान के फसल जोन बा तनमुह बा के खड़ा बा, तनी मुनियों में पानी पड़ल कि एकदम ओमे का हो जाई, फसल धैली। तो सबके हुई बात सुन ले हुई घर परिवार में। तो ये वही काम करती है कि जब यहां पर धान की फसल एकदम वेट कर रही है, दाना उसमें पकने का वेट कर रही है, पानी का वेट कर रही है, इसी टाइम पीरियड पर कब होता है ये, तो सितंबर और अक्टूबर, सितंबर लास्ट और अक्टूबर पहले में ये बारिश यहां पर होती है। और ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट करती है कि जो धान का फसल है ये पक जाए, है ना। इससे क्या होता है, धान का फसल पक जाता है, और साथ ही साथ रबी की बुआई, यानी कि अब क्या होगा, खेतों में नमी होगी तभी तो हम उसका जुताई कर पाएंगे। तो इस टाइम पर जो बारिश होती है वो खेतों में नमी रखती है, और धान कटाई के पश्चात हम क्या करते हैं, खेतों की जुताई कर देते हैं। ठीक है, ताकि घास वास उसमें के समाप्त हो जाए, खरपतवार समाप्त हो जाए, तत्पश्चात हम वहां पर रबी की बुआई कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। हिमालय की अवस्थिति, बंगाल की खाड़ी से निकटता, कर्क रेखा की बिहार के बीच से गुजरना, या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून। बताएंगे बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन शामिल नहीं है, क्या होगा इसका उत्तर।
चलिए सभी सी के साथ जा रहे हैं, है ना, सभी सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। हमें पता है कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा के उत्तर में अपना बिहार अवस्थित है, बीचों बीच से गुजरने की तो संभावना ही नहीं है। हो सकती है अरबों खरबों साल बाद हो सकती है, जब प्लेट यहां से अपने स्थान से खिसकेगी तो हम और उत्तर भी जा सकते हैं, दक्षिण भी जा सकते हैं। एक समय रहा होगा जब कर्क रेखा अपने यहां से गुजर रही होगी, लेकिन जब गुजर रही होगी उस समय तो यहां पर 33 सागर था। ठीक है, क्या था? 33 सागर था। तो अभी वर्तमान में तो ये है ही नहीं, कर्क रेखा की बिहार के बीच से गुजरना ये यहां पर संभव ही नहीं है। अगर हम बात करें हिमालय की अवस्थिति तो हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। हिमालय है तो क्या होता है, यहां से बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आगे बढ़ती है उसको हिमालय यहीं पर क्या करती है, बारिश करने के लिए मजबूर कर देती है। तो मॉनसूनी जलवायु है। अगर हिमालय नहीं होता तो ये पानी आगे तिब्बत चाइना की ओर चली जाती और हमारे यहां मॉनसून का कोई प्रॉफिट होता ही नहीं, मॉनसून की बारिश हमारे यहां होती ही नहीं, तो हमारा जलवायु ही क्या हो जाता, परिवर्तित हो जाता। अगला देखिए, बंगाल की खाड़ी से निकटता। अगर मान लो यहां पर बंगाल की खाड़ी होती ही नहीं तो हवाएं आती लेकिन पानी उठाती कहां से? पानी उठाने का कोई सोर्स ही नहीं होता, और पानी उठाने का कोई सोर्स होगा ही नहीं तो फिर मानसून कहां से आएगी? हमारी जलवायु मानसूनी हो ही नहीं पाती। फिर यहां पर देखिए क्या चीज, दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसी की बात यहां पर हो रही है। और क्या क्या है तो और देखना यहां पर अक्षांशीय अवस्थिति, और यहां पर क्या फर्क पड़ेगा, तो अक्षांशीय अवस्थिति का भी यहां पर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। हम 24 से 27 डिग्री के बीच में है, 24 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में है, नॉर्थ में है। अगर यही हम विषुवत रेखा के आसपास होते तो खूब सारा बारिश होता। यही हम आगे यहां पर बढ़ जाते आर्कटिक वृत्त की ओर तो बारिश। अब आ रही आवाज? अब ठीक है। आधे से ज्यादा चले गए, बुला के लाऊं उन्हें कि क्लास शुरू हो चुकी है। लैपटॉप बंद हो गया था, उसका चार्जिंग ऑन करना मैं भूल गया था, है ना, और फिर ऑन हुआ तो वो अपडेट होने लग गया, उसमें 2-3 मिनट से ज्यादा ही लग गया, इस कारण से देरी हो गई। बट कोई बात ना, करते हैं हम फिर से यहाँ पर शुरू। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन शामिल नहीं है। तो ये तो हमारा ऑप्शन सी है, कर्क रेखा की बिहार के बीचों बीच से गुजरना। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था कि हिमालय की अवस्थिति, है ना, बंगाल की खाड़ी से निकटता, दक्षिण पश्चिमी मानसून। एक हमारा क्या है, अक्षांशीय अवस्थिति, ये भी कहीं ना कहीं हमारी जलवायु को प्रभावित करने में अपना अहम योगदान देता है। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है कि बिहार के किस जिले में टाल मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है? पटना और मोकामा क्षेत्र, किशनगंज क्षेत्र, चंपारण क्षेत्र या फिर गया क्षेत्र? बताएंगे। ये जो टाल मृदा है, टाल मृदा की अधिकता सबसे ज्यादा आपको कहां पर देखने को मिल जाएगी?
टाल मिट्टी के संदर्भ में हमने पढ़ा है कि ये क्या है, ये है जल निमग्न क्षेत्र। क्या है? जल निमग्न क्षेत्र, यानी कि वर्षा काल में ये पानी से भरा रहता है, और जब यहां की पानी सूख जाती है तो यहां पर उगाया जाता है दलहन। और ये क्षेत्र जो है किसके लिए? तो दलहन के लिए प्रसिद्ध है ना। किसके लिए? तो ये दलहन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, आप सबको पता ही है। ठीक। और दलहन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? तो वो होता है आपके पटना जिले में। पटना में सबसे ज्यादा बिहार में दाल का उत्पादन किया जाता है। अब बताओ यहां पर किशनगंज, यहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यहां पर आपको नवीन जलोढ़ देखने को मिलेगा। चंपारण में आपको बांगर मिट्टी देखने को मिलेगी। गया क्षेत्र में आपको लाल पीली मृदा देखने को मिलेगी। अब बताओ यहां पर बचा कौन? तो एकलौता यहां पर बचा कौन? पटना और मोकामा क्षेत्र। और इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि यहां पर हमें टाल मृदा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, अब नदियों का नया टॉपिक शुरू हो गया, वो हो गया हमारा नदियां। और आज और कल 2 दिन आपकी नदियों से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप सभी को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ना और ध्यान पूर्वक पढ़ के फिर इसका आंसर करना। ठीक है, यहां पर अगला प्रश्न है कि बिहार की नदियों को उनके संगम के आधार पर पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। Arrange the river of Bihar in order from west to east based on their confluence point। यानी कि मिलन बिंदु गंगा से कहां पर मिलती है, इस आधार पर आपको इसको मैच करना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? चलिए डी के साथ सब जा रहे हैं, है ना। डी के साथ सब यहां पर जा रहे हैं। ठीक है, आओ देखते हैं इसका सही उत्तर। ठीक, अब देखो यहां पर तो गड़बड़ दिख रहा है। आपके भी आंसर सही है और 2 आंसर यहां पर सही है। अब यहां पर प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। उत्तर बिहार की नदियां, ठीक है। चलो अब बताओ आंसर। उत्तर बिहार के नदियों के संदर्भ में वो नदियां गंगा से कहां पर मिलती है, इसके बेस पर पश्चिम से पूरब की ओर क्या करना है? आप सभी को सजाना है। अब बताओ अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ चलो, अब उत्तर बिहार में देखें तो सबसे पहले तो ये हो गई हमारी गंगा नदी। गंगा में सबसे पहली नदी अगर पश्चिम की ओर से चले तो सबसे पहली नदी जो है वो है आपकी घाघरा, जिसे सरयू के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसी को उत्तर प्रदेश में सरयू कहा जाता है। उसके बाद से आपको देखने को मिलेगी कौन सी? गंडक, है ना। कौन सी? तो आपको देखने को मिलेगी गंडक। गंडक के बाद आपको देखने को मिलेगी बूढ़ी गंडक, है ना। उसके बाद से कौन हो गई? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद आपको देखने को मिलेगी कोसी, और कोसी के बाद यहां पर देखने को मिलेगी महानंदा। यह है आपका सही क्रम। ठीक, लेकिन यहां पर बात हो रही है संगम के आधार पर। संगम किसका कहां पर होता है? तो घाघरा की बात कर लें तो ये गुठनी सीवान से प्रवेश करती है, और सारण जिले में जो रेविलगंज है, कहां पर? रेविलगंज, यहां पर यह गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो कहां पर? रेविलगंज में ये नदी जो है ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद बात करें किसकी, है ना। इसके बाद बात करें गंडक की। तो गंडक जो है कहां पर? ये कौन सा स्थान है? ये है आपका हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर में ये गंगा नदी से मिलती है। फिर है आपकी बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहां मिलती है बताओ फटाफट, है ना। तो बूढ़ी गंडक के संदर्भ में हमने पढ़ा है कहां पर? तो ये खगड़िया के पास। कहां पर? तो खगड़िया जो है, खगड़िया के पास ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। और कोसी के बारे में कई बार पूछा गया, ये कहां पर? तो ये कुर्सेला, कटिहार के कुर्सेला में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है।
ठीक है, तो इसके बेस पर अगर हम देखें तो हमारा सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, है ना। कौन सा? तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सरयू, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर आपकी कोशी, महानंदा होता तो फिर यहां पर महानंदा भी हमारा सही उत्तर होता। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला, बिहार की वह कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है और जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? विच रिवर ऑफ बिहार इज notorious for changing its courses and is known as the sorrow of Bihar? बताएंगे, महानंदा, बागमती, कोसी या फिर कमला बलान? ये एक बार नहीं, इससे बार बार आप सभी के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? सबके सही उत्तर आ रहे होंगे, है ना। सभी के यहां पर सी के साथ उत्तर आ रहा है, जो कि क्या है हमारा? बिल्कुल सही है, कोसी नदी। कोसी नदी को हम क्या कहते हैं? इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस नदी के बारे में तो इसे और क्या क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। नेपाल में इसी को सप्तकौशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपाल में इसी को सप्तकौशिकी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 7 धाराओं के मिलने से इसका निर्माण होता है। 7 धाराएं कौन सी? आगे मैं बताऊंगा आप सभी को। ठीक है, उसके बाद इसका उद्गम देखे तो इसका उद्गम नेपाल से ही है ना। उद्गम कहां? नेपाल से, ये नेपाल से निकलती है। ठीक, ऋग्वेद में इसी को कौशिकी के नाम से जाना जाता है। इसी नदी को ऋग्वेद में कौशिकी कहा गया है। ठीक है, अब बात करें कि जब नेपाल से निकल रही है तो बिहार में कहां प्रवेश करेगी, है ना। बिहार में ये जो कोसी नदी है ये कहां पर प्रवेश करेगी? तो ये करती है भीमनगर में। कहां पर? भीमनगर। भीमनगर कहां पर है? तो ये है आपके सुपौल जिला में, है ना। सुपौल जिला के भीमनगर के पास ये बिहार में प्रवेश करती है। फिर बात करें संगम इसका, संगम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो संगम इसका गंगा से होता है, लेकिन कहां पर होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, कुर्सेला, कटिहार। ठीक है, कुर्सेला, कटिहार में इसका संगम जो है वो गंगा नदी से हो जाता है। बात करें इसकी सहायक नदियां, है ना, कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, है ना। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें कई सारे नाम आप याद रख सकते हो, है ना। अगर बात करें इंद्रावती इसकी सहायक नदी है ना। उसके बाद से यहां पर तामाकोसी, तामाकोसी हो गया। ठीक है, दूध कोसी हो गया, दूध कोसी। ठीक, उसके बाद से सुन कोसी। ठीक है, फिर कमला बलान। ठीक है, कमला बलान हो गया। ठीक है, फिर यहां पर देखें तो तामूर इसकी सहायक नदी है। ठीक है, बागमती भी इसी की सहायक नदी है। अरुण नदी जो है इसी की सहायक नदी है, आदि। ठीक है, तो सहायक नदियों से तो क्वेश्चन नहीं बने हैं, बट भविष्य में बन सकते, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल कहां है? बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? अन्नपूर्णा श्रेणी, सोमेश्वर की पहाड़ी, सप्तकोशिकी या फिर महाभारत? बताओगे, बूढ़ी गंडक जो है ये कहां से निकलती है? क्या होगा इसका उत्तर? चलो बी के साथ सब जा रहे, बहुत बढ़िया। बूढ़ी गंडक देखा जाए तो कोई नई नदी नहीं है, ये गंडक नदी ही थी, लेकिन गंडक नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, एक नए मार्ग से बहना शुरू की, तो इसको हमने नाम दे दिया बूढ़ी गंडक, और नई वाली गंडक के नाम से जानी जाती है। बात करें इसके उद्गम की तो इसका उद्गम बिहार ही है, और बिहार में भी कहा? सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी में भी एक स्थान है, कौन सा? चौतरवा चौर, है ना। कौन सा? चौतरवा। ये कहां पर है? तो ये है आपके विशंभरपुर में, है ना। विशंभरपुर जो है, ठीक है। और ये भी कहां पर? जिला अगर पूछ ले तो आप क्या लिखोगे? पश्चिम चंपारण जिला, है ना। तो पश्चिम चंपारण जिले के विशंभरपुर से वहां पर चौतरवा जो है वहीं से ये निकलती है और फिर ये आगे बढ़ती है। ठीक है, बात करें बिहार में इसकी लंबाई,
बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? तो बिहार में लगभग इसकी लंबाई जो है वो है 320 किलोमीटर। कितनी? 320 किलोमीटर। फिर बात करें इसका संगम, जो बार बार पूछता है, तो संगम जो होता है वो होता है गंगा नदी से। किससे? गंगा नदी से। लेकिन पूछा जाएगा कहां पर, तो जगह कौन सा है? जगह है आपका खगड़िया, है ना। खगड़िया के पास ये नदी जो है वो गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद से पूछे कि बिहार में गंगा नदी की सबसे सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? तो यही लिखोगे, है ना। क्या लिखोगे? बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी अगर आप सभी से पूछे तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे बूढ़ी गंडक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? कर्मनासा, पुनपुन, महानंदा या फिर फल्गु? बताएंगे कौन सी नदी जो है वो दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है। अगर बिहार में नदियों का वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण का एक आधार हमारा क्या हो जाता है? उनकी बहाव की दिशा। तो बीचों बीच से जो नदी निकलती है वो हो गई हमारी कौन सी? गंगा नदी। और उत्तर में क्या है? हिमालय। तो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सारी उत्तर प्रवाही नदियां हैं, है ना। उत्तर दिशा, है ना। उत्तर से दक्षिण प्रवाही है, उत्तर से प्रवाह होगा इसका, है ना। उत्तर से प्रवाह होगा, इसको हम दक्षिण प्रवाही बोलेंगे। और इधर क्या है? इधर है आपका पठार, है ना। तो पठारी भागों से बहने वाली नदी जो है ये दक्षिण, है ना, दक्षिण की ओर, इसका दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाह है। ठीक है। अब क्या पूछ रहे? दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है, यानी कि इधर से नहीं मिलने वाली नदी पूछ रही है। तो यहां पर आप देखोगे कर्मनासा हो गई, ठीक है। फिर यहां पर आप पुनपुन देख लोगे, है ना, फल्गु देख लोगे, महानंदा आपको यहां देखने को मिलेगी। तो पूछ रहा है कि इधर से कौन नहीं बहती, यही तो पूछ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा हमारा महानंदा। ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहां पर महानंदा नदी। आप सभी ध्यान में रखना। अब बात करें महानंदा नदी के संदर्भ में कि इसका उद्गम कहां से होता है। ये नदी निकलती कहां से है ना। तो ये निकलती है दार्जिलिंग से। वहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है मां हल्दी की पहाड़ी। क्या नाम है? मां हल्दी। ठीक है। कौन सा? मां हल्दी राम पहाड़ी। ठीक है। ये कहां पर है? ये है आपकी दार्जिलिंग में। और यहां से ये नदी जो है ये नदी निकलती है। ठीक है। फिर बात करें बिहार में प्रवेश, कि बिहार में प्रवेश कहां पर करती है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे किशनगंज जिला, है ना, किशनगंज जिला। ठीक है। बात करें इसका संगम, तो संगम जो होगी वो गंगा से होगी, लेकिन ये होगी वेस्ट बंगाल में। कहां पर? वेस्ट बंगाल में, है ना। कहीं पर बांग्लादेश भी मिलता है, कहीं पर वेस्ट बंगाल भी मिलता है। ठीक है। तो इसका संगम बिहार में नहीं होता। ठीक। अब टाइम जो है, टाइम यहां पर कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये आज का होमवर्क रहेगा। अभी कल भी आपकी नदियां चैप्टर जो है उसी से संबंधित प्रश्न होंगे। ये आज का होमवर्क प्रश्न रहेगा कि बिहार में त्रिवेणी नहर किस नदी के पानी का उपयोग करती है। आप सभी का ऑप्शन यहाँ पर है। इसका सही उत्तर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही बताना। और कल की सेशन जो है हम इसी प्रश्न के माध्यम से शुरू करेंगे। बाकी सेशन कैसा लगा आप सभी कमेंट करके अवश्य बताना। पूरे सेशन में अगर कोई डाउट हो तो डाउट भी आप सभी अवश्य कमेंट करना। ठीक है ना। बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।